क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम थर्ड या फोर्थ फेज में होगा, तो इसलिए हम लोग PYQs देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की जो कॉन्सेप्ट प्रबल संभावना होती है। अगर इससे पहले आपने हमारा सीरीज नहीं देखा तो सीरीज जाकर देख सकते हैं, जिसमें एक आपका PGT स्पेशल करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा और एक 1000 मोर क्वेश्चन करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसमें आपको UGC नेट PYQ और अन्य एग्ज़ाम के PYQ मिल जाएंगे। तो इस और एक ज़रूरी सूचना यह जो है, सुबह 9 AM और शाम को 9 PM पर टेलीग्राम पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं, जहाँ पे आपको डेली 100 से 150 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जिससे आप अपना तैयारी का लेवल टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ज़रूर से ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के अध्ययन में मानव संबंध अभिगम का केंद्र बिंदु क्या है? श्रमिक का मनोबल, लाभ कमाना, प्रबंधक के हित या संघ के शिकायतों का समाधान। तो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था जो है, उसमें जो है संबंध अधिगम का मुख्य केंद्र जो होता है वह श्रमिक का मनोबल होता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दिए गए कूटों का नीचे चयन करते हुए। सूची 1 में समाज है और सूची में मूल्यों के प्रभावी प्रकार। तो आइए देखते हैं लोक समाज। तो लोक समाज जो होता था, उसमें सामूहिकवाद देखा जाता था। औद्योगिक समाज, तो औद्योगिक समाज की जो विशेषता है वह व्यक्तिवादता को दर्शाती है। तो लोक समाज हमारा संबंधित है किससे? सामूहिकवाद से। और औद्योगिकवाद हमारा व्यक्तिवाद से संबंधित है। सामंतवाद, तो सामंतवाद जो बात करता है, सामंतवाद में पूंजी क्या होते हैं, जमींदार होते थे, सामंत लोग होते थे, और स्वामी भक्ति अर्थात दास लोग होते थे। तो यह स्वामी भक्ति से संबंधित है। जो दास होते थे वह अपने स्वामी के प्रति अपनी भक्ति दिखाते थे। और उत्तर औद्योगिक समाज, तो उत्तर औद्योगिक समाज में जो है साहचर्य की व्यवस्था देखी जाती है, अर्थात मार्केटिंग शेयरिंग की, अर्थात एक कंपनी में शेयर के थ्रू आम आदमी भी जो है उसका मालिक बना रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ स्टार्टिंग में आपका 5 से शुरू हो रहा है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 5, 2, 3 और 4। अगला है, कोई समाज जितना अधिक आर्थिक रूप से विकसित होता जाता है, उतना ही अधिक वह औद्योगिक देश के अनुरूप बनता जाता है। इस स्थापना को संकल्पित किया गया है इस रूप में, सार्वभौमिकरण के रूप में, अभिकरण के रूप में, या पश्चिमीकरण के रूप में, या विसरण के रूप में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह सार्वभौमिकरण को यह प्रदर्शित कर रहा है कि अधिक आर्थिक रूप से विकसित होने वाला जो देश होता है वह धीरे धीरे औद्योगिक देश के रूप में बदलता जाता है या बनता जाता है। अगला प्रश्न है, बीज संबंधन घटित होने की सबसे अधिक संभावना होती है जब एक व्यक्ति है बैंक का क्लर्क, बुनकर, भूमि रहित मजदूर या समअनुक्रम श्रमिक। तो बीज संबंधन घटित होने का सबसे अधिक संभावना तब होती है जब व्यक्ति क्या होता है, बुनकर की स्थिति में रहता है। अगला है, तकनीकी संचार की विशेषता है द्रव चालित समाज, उद्योगोत्तर समाज। तो जहाँ उद्योग उत्तर समाज है तो वहाँ उत्तर औद्योगिक समाज देखा जाएगा, सैनिक समाज या औद्योगिक समाज। तो तकनीकी संचार जो विशेषता है उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। अगला है, मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास का संबंध जोड़ा है पुनर्जागरण काल से, कृषक प्रतिवाद से, कैल्विनवाद से, या कैथोलिकवाद से। तो यह कैल्विनवाद से जो है पूंजीवाद के विकास को जोड़ते हैं। तो यह भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामुदायिक भूमि स्वामित्व पाया जाता है। तो सामुदायिक भूमि स्वामित्व कहाँ पाया जाता है? एशियाई उत्पादन रीति में, प्राचीन उत्पादन रीति में, सामंती उत्पादन रीति में, या पूंजीवादी उत्पादन रीति में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एशियाई उत्पादन रीति में जो है हमारा सामुदायिक वो पाया जाता है भूमि स्वामित्व।
अगला है नीचे दिए गए 2 गतव्य हैं जिनमें एक कथन है और दूसरा कारण। तो कथन दिया है हमारा, पुरातन समाजों में श्रम विभाजन बहुत अधिक सीमित होता था, जो कि सही है। पुरातन समाज शेष समाजों से विमुक्त होता है, यह भी सही है। तो यहाँ पे जो कथन एवं कारण तो दोनों सही हैं कि जो पुरातन समाज था वह शेष समाजों से अलग थलग रहता था, अर्थात सभी समाज अलग थलग रहते हैं। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं है, अर्थात स्पष्टीकरण नहीं है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला है, जटिल समाजों में सफल आर्थिक विकास के लिए न केवल औद्योगिक तथा कृषि विकास के बीच संतुलन बनाए रखना अपेक्षित है, वरन निम्नलिखित को संतुलित वृद्धि भी अपेक्षित होती है, अर्थात साथ साथ आगे बढ़ाना भी अपेक्षित रहता है। तो वितरण व्यवस्था, नगरीकरण व्यवस्था, विदेशी व्यापार या आधुनिकीकरण। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वितरण व्यवस्था के अंतर्गत जटिल समाजों में इस तरह से विकास किया जाए कि औद्योगिक और कृषि विकास दोनों को साथ साथ अर्थात संतुलन बनाकर विकास किया जाना अपेक्षा रखा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्राइडसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कारक हैं जिन पर संगठन के अंदर पेशेवर लोगों के प्राप्त नियंत्रण अधिकार की मात्रा निर्भर करती है। संगठन के अधिकारी तंत्रीकरण का आकार व स्तर। अगला है प्रश्नगत व्यवसाय का स्वरूप, व्यावसायिक संघ के कुल सदस्य की संख्या जिसका प्रत्येक कर्मचारी सदस्य होता है, और वैयक्तिक प्रतिभा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, फ्राइडसन के अनुसार संगठन के अंदर जो एक पेशेवर व्यक्तियों के लोगों के प्राप्त नियंत्रण के अधिकार की मात्रा होती है वह प्रश्नगत व्यवसाय का स्वरूप, कुल सदस्यों की संख्या अर्थात जिसका प्रत्येक कर्मचारी सदस्य होता है, और प्रतिभा वैयक्तिक प्रतिभा के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी। 2, 3, 4 सही है। अगला है, निम्नलिखित उदाहरणों में से पूर्ण संस्थाएं कौन सी हैं। तो पूर्ण संस्था की बात कौन करते हैं, गॉफमैन। तो उन्होंने किन किन संस्थाओं को पूर्ण संस्था माना है, तो कारागार, शरण स्थल को या पूर्ण संस्था मानते हैं, जबकि होटल और छात्रावास को इसकी श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, 1 और 2। अगला है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवादी समाज में वर्ग की रचना का सही आधार निम्न में से कौन सा है। संपत्ति का स्वामित्व अथवा अस्वामित्व, बाजार परिस्थिति में संपत्ति का संबंध, व्यक्तियों का आय या व्यक्तियों की सत्ता। तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है ये। तो मैक्स वेबर जो पूंजीवादी वर्ग या समाज में वर्ग की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि जो बाजार में किस व्यक्ति की परिस्थिति या स्थिति कितना है, वह कितना उपभोग करता है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसे किस तरह के अवसर मिलते हैं, उस हिसाब से उस व्यक्ति की जो है सामाजिक वर्ग का निर्धारण होता है। अगला है, निम्नलिखित में से संपदा व्यवस्था का कौन सा एक तत्व है, भवन, संरचना, पादरी या बुर्जुआ वर्ग। तो यहाँ संपदा व्यवस्था को हम एक नाम से और जानते हैं, उसे हम कहते हैं सामंतवादी। तो सामंतवादी व्यवस्था में जो है सर से ऊपर कौन थे, पादरी लोग। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पादरी वर्ग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विचार हैं पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के पद से संबंधित हो सकते हैं। तो कौन से विचार जो हैं कि पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित होंगे, न्याय प्रशासन से, संविधा से, सामूहिक शिकारों से या धार्मिक समारोहों से। तो पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था अर्थात राजाओं महाराजाओं के समय की बात हो रही है, तो उस समय संविधा से, सामूहिक शिकारों से और धार्मिक समारोहों से जो है पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था का संबंध है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, संविधा से नहीं, न्याय प्रशासन से, सामूहिक शिकारों से और धार्मिक समारोहों से सही होगा। संविधा जो है वर्तमान समय में देखा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1, 3 और 4। अगला है, शक्ति का स्थिर
कांस्टेंट सम अवधारणा का आशय है। एक समूह से दूसरे समूह की शक्ति निरंतर बदलती रहती है। लोगों में शक्ति के समान रूप से वितरित होना। शक्ति निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो कोई दूसरे के पास नहीं। अपनी लोकप्रियता के आधार पर लोगों के पास शक्ति होती है। तो जीरो सम जो अवधारणा है यह बात करती है कि शक्ति निश्चित होती है, यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरे के पास नहीं, अर्थात शक्ति का असमान वितरण भी होता है। अगला है लोकतंत्र में राजनीतिक सामाजिकरण के प्रकारों को निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अधिकतर पूरा करती है? प्रभावक गुट, नौकरशाही, सरकार या राजनीतिक दल। तो राजनीतिक सामाजिकरण के प्रकारों को पूरा करने की कार्य जो करती है वह राजनीतिक दल करती है। अगला है ऐसे अंतर्निर्देशित आत्मनिष्ठ से नियंत्रित स्वायत्त व्यक्तित्व की जो आत्मार्थक सिद्धांतों में स्वयं को परिचालित करते हैं। व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रतिबद्धता निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सामूहिक अर्थों में नीतिशास्त्र का, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र, जातु ज्योतिषी व्यवहारवादिता या राष्ट्रीय विधिक मानकी विचरणशीलता। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का नीतिशास्त्र जो है। इसमें आत्मनिष्ठ से नियंत्रित स्वायत्त की व्यक्तित्व, आत्मार्थक सिद्धांत और स्वयं से परिचालित किया जाता है, अर्थात अपने व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से तत्व आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था की सफलता के लिए अत्यावश्यक है? नागरिक संस्कृति, कार्य कर रही न्यायिक व्यवस्था, अवधिक चुनाव अर्थात निश्चित अवधि पर चुनाव होना, अस्थायी सरकार। तो यहाँ जो पूछा है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के सफलता के लिए आवश्यक है, एक तो न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरी समय समय पर चुनाव होना चाहिए और अस्थायी सरकार होनी चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, 2, 3 और 4 हमारा सही है। अगला है निम्नलिखित में से क्या क्या उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनिवार्य अंग हैं? नागरिक अपने नेताओं की अपनी इच्छाएं बताते हैं, सरकार अपने नागरिकों की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील रहता है, या न्याय प्रतिफलात्मक होते हैं, या नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो यहाँ पे जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य अंग है, एक नागरिक अपने नेताओं को अपनी इच्छाएं बता सकते हैं, अर्थात हमें क्या ज़रूरत है उसको। सरकार नागरिक की इच्छाओं के प्रति अनुक्रियाशील होगी, अर्थात उनकी जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने का कार्य सरकार करेगी। और तीसरा नियमित रूप से चुनाव होना राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो है अंग है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए। तो आइए देखते हैं। सूची 1 में अवधारणाएं दी हुई है, सूची 2 में उनके किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है तृतीय विश्व। तो तृतीय विश्व की बात करते हैं अल्फ्रेड साल्वी। उसके बाद नौकरशाही की बात करते हैं, एक तो वेबर बात करते हैं, उसके अलावा बात करते हैं लुसियन लेवी ब्रूहल। तो लुसियन लेवी ब्रूहल बोला जाता है। और अगला है कुलीन तंत्र की बात करते हैं। तो कुलीन तंत्र की बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल। उसके बाद रहस्यात्मकता की बात करते हैं विसेंट द गोर्न। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4, 1, 3, 2। तो 4, 1, 3, 2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वरगिल्ड को सही रूप से वर्णित करता
है। अभियुक्त द्वारा अपने निरपराध सिद्ध करने हेतु कठिन परीक्षा देना। आदिम जाति के लोगों में वर द्वारा जुटाया गया वधु मूल्य का एक प्रकार। ट्यूनिक लोगों ने मानव वध और अन्य जघन्य अपराधों के लिए प्रायश्चित के तौर पर लगाया गया अर्थदंड। या आदिवासियों में प्रचलित बलि से संबंध प्रवृत्ति भोज। तो वर्गिल्ड का जो संबंध होता है वह होता है ट्यूनिक लोगों में मानव वध व अन्य जघन्य अपराधों के लिए प्रायश्चित के तौर पर लगाया गया अर्थदंड वर्गिल्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है जाति नातेदारी तथा पड़ोस आदि पर आधारित। जाति नातेदारी तथा पड़ोस आदि पर आधारित तदर्थ समीकरण यहाँ पे खड़ गया थोड़ा। जो राजनीतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है परंतु चुनाव के पश्चात क्रियाशील रहे या न रहे, इसे एल्ड्रिन सी मेयर कहते हैं। क्रिया समूह, हित समूह, क्रियापुंज या हित पुंज। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, उसे कहते हैं क्रियापुंज। कुछ ऐसे समूह जो है राजनीतिक चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं, जो जातियों, नातेदारी और पड़ोसों को एक साथ लेकर चुनावी समय में क्रियाशील रहते हैं, तो उन्हें जो एल्ड्रिन सी मेयर ने कहा है कि वह क्रियापुंज के रूप में कार्य करते हैं। अगला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। अवधारणा और सिद्धांत। तो राज्य जो है नैसर्गिक रूप एक नैसर्गिक संस्था के रूप में, तो यह संबंध होता है। तो यह आंगिक सिद्धांत कहता है कि राज्य एक नैसर्गिक संस्था के रूप में होता है। राज्य एक सामाजिक संस्था के रूप में होता है, तो यह यंत्रवादी सिद्धांत का मानना है। राज्य एक प्रभावी कुल के एक उपकरण के रूप में देखा जाता है, तो मार्क्सवादी मानते हैं कि राज्य जो है एक कुल, राज्य पर एक ही कुल का एकाधिकार होता रहता है, तो इस नज़रिए से मार्क्सवादी देखते हैं। प्रभु सत्ता राष्ट्र की परम शक्ति के रूप में देखा जाता है, तो विधिक या तार्किक सिद्धांत या शक्ति सत्ता में प्रभु सत्ता राष्ट्र की परम शक्ति है यह देखा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, सभी लगभग सुमेलित हैं, तो सी। अगला है दबाव समूह का उल्लेख सामान्यतः होता है निर्याती समूह के रूप में, अनौपचारिक समूह के रूप में या विशेष हित समूह के रूप में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, विशेष हित समूह के रूप में दबाव समूह का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न है बृहद पैमाने के कार्यों के अनुसरण में तार्किक समन्वित असमानताओं का समाज होता है। नौकरशाही, कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र या राजतंत्र। तो नौकरशाही में बृहद पैमानों पर जो है स्तरीकरण पाया जाता है तार्किकता के आधार पर, अर्थात जिसके पास जितना नॉलेज है वह उस पद पे बैठा हुआ है, तो यह नौकरशाही व्यवस्था में देखा जाता है। अगला निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। सत्तावादी व्यक्ति गतिकी और नमनीय होते हैं, दुर्बल अहम संरचना वाले होते हैं, सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले होते हैं, घिसे पिटे ढंग से सोचने वाले होते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सत्तावादी व्यक्ति जो होते हैं वह एक तो दुर्बल अहम वाले होते हैं, सुदृढ़ व्यक्तित्व वाले होते हैं और घिसे पिटे ढंग से सोचने वाले होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। अगला है नीचे दिए गए दो कथन एवं कारण है। तो कथन एवं कारण में आप लोग जानते हैं कि पहला ऑप्शन ए आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण होता है। दूसरे ऑप्शन में दोनों सही रहते हैं और सही स्पष्टीकरण नहीं होता। तीसरा में ए सही होता है, आर गलत होता है और चौथे में ए गलत होता है परंतु आर सही होता है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न दिया है, कथन दिया है एक श्रेणीकृत समाज में सदस्यों की आर्थिक संसाधनों पर समान पहुंच होती है परंतु प्रतिष्ठा पर उनकी पहुंच असमान होती है। कारण दिया है क्योंकि संपत्ति का मूल्य उसे बांटने के फलस्वरूप अर्जित प्रतिष्ठा में है, न कि उसके अर्जन करने में होने वाली प्रतिष्ठा में। तो यहाँ पे कथन एवं कारण दोनों सही हैं और दो सही व्याख्या कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति के पास धन है
और उसे वह वितरित कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, तो उससे समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन जितना धन उसके पास है उतना धन किसी और एक व्यक्ति के पास है और वह दान पुण्य नहीं कर रहा है, तो उससे जो है प्रतिष्ठा कम मिलेगी। यह कथन यही कहने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय विचारों एवं क्रियाओं के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल हैं, जिन्हें निरूपित किया है सी वेल्स जूनियर ने, बेंजामिन स्क्वार्ट्ज ने, हंटिंगटन ने या पॉल ब्रास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा वह हो जाएगा डी। पॉल ब्रास का मानना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें मानवीय विचारों एवं क्रियाओं के समस्त क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल है। अगला है राजनीति संस्कृति के अधिग्रहण की प्रक्रिया को कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्थलीकरण या राजनीतिक वैधता। तो जब राजनीतिक संस्कृति को सीखते हैं तो उसे हम राजनीतिक सामाजिकरण के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।